हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी उपभाषा एवं बोलियाँ। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि हमको कितना एरिया कवर करना है। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का हम जब आकलन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, या फिर किसके अंतर्गत आती है, उसका प्राचीन नाम क्या है, ये सब चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक है, शोषणी अपभ्रंश के नागर रूप से मिलने वाली दो आधुनिक भाषाओं का नाम लिखिए। मेवाती किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आज हम लोग उपभाषा पूरी क्लियर करेंगे और उसको मैं आपको याद भी करवा दूंगी। ठीक है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है। भक्तिकालीन साहित्य में हिंदी की किन बोलियों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिंदी कविता की भाषा का नाम बताइए। मालवी बोली को किस बोली वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। देखिए ये जो बोली वर्ग है ना, तो ये बोली, आज हम लोग बोली को ही पूरा कवर करेंगे कि कौन सी बोली किसके अंतर्गत आती है, कौन सी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये सब। अब इसके अलावा ये देखा था जो देखिए, और एक ये है देवनागरी। तो ये टॉपिक जो है वो बोली से थोड़ा अलग लिया गया है, ये एक लिपि है, तो इसको भी इसमें क्लियर करा है, मतलब इसी वीडियो में इसको कवर किया है। ठीक है, तो देवनागरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑब्वियस देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 3 भाषाओं का नाम बताइए। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 3 विदेशी भाषाओं का नाम बताइए। ठीक है, फिर है देवनागरी की 3 विशेषताएं बताइए, या फिर सीधा क्वेश्चन, या फिर देवनागरी की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 3 बार। ठीक है, तो देवनागरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें, बोली, अब है ना, बोली से विभाषा बनती है, विभाषा से भाषा बनती है। ठीक है, इसमें क्या अंतर है। बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, विभाषा जो है बोली से अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और जो भाषा होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगर इसमें से क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस आती है, 3-3 नंबर में इनकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बोली की डेफिनेशन आ गई, ये तीनों की आ चुकी है एक बार, है ना, तो बोली की डेफिनेशन आती है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी है। कौन सी 3 चीज़। पहला पॉइंट आपका आएगा क्षेत्र, दूसरा पॉइंट आएगा आपका मानक व्याकरण, और तीसरा पॉइंट आएगा आपका मानक साहित्य। ये तीनों की जो डेफिनेशन है वो इन 3 पॉइंट में ही क्लियर हो जाएगी, और 3 पॉइंट सफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना बोली। तो बोली की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका मानक व्याकरण और मानक साहित्य नहीं होता। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, फिर विभाषा की डेफिनेशन अगर आती है 3 नंबर में, तो क्या लिखोगे। विभाषा जो है उसका क्षेत्र बोली के अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसका आधा अधूरा व्याकरण और लोक साहित्य होता है, मानक साहित्य नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, लोक साहित्य होता है। इसका एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, फिर अगर भाषा की डेफिनेशन आती है, तो भाषा जो है तो एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसका मानक व्याकरण और मानक साहित्य दोनों होता है। ठीक है, यह हो गई अपनी भाषा की डेफिनेशन। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो आज अपन किसको कवर करेंगे, सिर्फ बोली को। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो अच्छा, विभाषा को उपभाषा भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों कवर हो जाएगा वैसे, पर अभी बोली को ज़्यादा डीप अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो 1889 में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन थे, ठीक है, एक अंग्रेज़ थे, उनके द्वारा उनकी बुक है
उनकी बुक का नाम था अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, जो हिंदी भाषा थी उसको 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में विभक्त किया है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम देखें तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टाइप का डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, बीच में क्या लिखना, हिंदी लिखना। ठीक है, हिंदी के इस साइड क्या आएगा, पूर्व दिशा है, पूर्वी हिंदी, पश्चिम में पश्चिमी हिंदी, उत्तर मतलब पहाड़ पे चढ़ गए तो पहाड़ी हिंदी, इधर साइड क्या है अपना बिहार है तो बिहारी हिंदी, और इधर क्या है राजस्थान तो राजस्थानी हिंदी। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप, ये वीडियो शायद थोड़ी हिल रही है, स्टैंड नहीं है तो उसकी कमी के कारण ये थोड़ा सा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, अब ठीक है, तो अभी जितने नाम बताया आपको मैंने, ये कितने हैं, 5 है। ठीक है, एक ये पश्चिमी हिंदी भी है, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, तो ये हो गई इसकी 5 उपभाषाएं। ठीक, अब अपन आते हैं 18 बोलियां याद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूर्वी हिंदी की बोली याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि जो अवध है, अवध साम्राज्य आपने पढ़ा था, अवध है। ठीक है, उसके बघेलखंड है अपना तो बघेली। ठीक है, और फिर एक क्या है अपना छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये सब क्या है अपने पूर्व दिशा में आते हैं, पढ़ा है अपन ने, अवध, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये काय में आ जाएंगे अपने पूर्वी हिंदी में। ठीक, अब अपन आते हैं कहाँ, पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी को कैसे याद करना, ब्रज, बुंदेली, बांगरू। ठीक है, कैसे याद करना इसको, ब्रज, बुंदेली, बांगरू। ठीक है, ये बांगरू जो है ना उसी को हम हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी, सॉरी हरियाणवी। ठीक है, अब ये हो गई इतनी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, इसको ऐसे सीक्वेंस में याद करना। अब 2 और बची अपनी कौन सी, कौरवी और कन्नौजी। ठीक है, कौन सी, कौरवी और एक कन्नौजी। ठीक, जो कौरवी है उसको खड़ी बोली भी बोला जाता है, कौन सी, खड़ी बोली। ठीक, तो ये हो गया। पश्चिमी हिंदी को कैसे याद करना, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, इनको सीक्वेंस में याद करना। आपको कोई ट्रिक नहीं बनाना है क्योंकि मेंस जो देते हैं वो ट्रिक से याद नहीं करते, उनको थोड़ा इसी टाइप से याद करना होता है, सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो इसको याद करना, ब्रज, बुंदेली, बांगरू। ठीक, और 2 और बची, कौरवी और कन्नौजी। ठीक, ये हो गया। फिर आते हैं अपन कहाँ पे, बिहार पे। ठीक है, तो बिहार में कैसे बोलते हैं भाई, बिहार में एक भोजपुरी तो अब बहुत फेमस है। ठीक है, तो भोजपुरी तो याद हो ही जाएगी। ठीक है, अब भोजपुरी हो गई, और एक होती है इसकी मगही और एक होती है मैथिली, मैथिली। ठीक है, तो मगही मैथिली, मगही मैथिली, भोजपुरी याद रहती है और याद क्या करना है, मगही और मैथिली को। ठीक है, ये हो गई। फिर आते हैं अपन राजस्थान की ओर। ठीक है, तो राजस्थान में कैसे याद करना है, सबसे पहले राजस्थान की जयपुरी तो याद ये रहती है, जयपुर है तो वहाँ से जयपुरी याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको इस सीक्वेंस में याद करना है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। कैसी, मारवाड़ी, मेवाती और एक मालवी। ठीक है, ये म वाली साथ में आ जाएगी। तो राजस्थान में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालती। ठीक, अब अपन ऊपर पहुँचते हैं, तो पहाड़ी हिंदी जो है उसको पश्चिमी और मध्यवर्ती में बांटा है। तो एक तो पश्चिमी खुद ही हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी पहाड़ी होती है और एक मध्यवर्ती पहाड़ी, और मध्यवर्ती को 2 और भागों में बांटा है, कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, ये आपने जब हिमालय वगैरह पढ़ा था तभी आपने इस टाइप के नाम सुने, तो उसी के नाम से इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, अब देखो अपन कितनी भाषाएं हो गई, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हो गई। ठीक है, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कौरवी, कन्नौजी। ठीक,
फिर इधर आते हैं अपन भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर इधर आते हैं तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालती। ठीक है, ये पश्चिमी पहाड़ी हो गई है ना, 16 हो गई। और मैंने आपको बताया था जो अब्राहम गियर्सन है उन्होंने 17 भागों में बांटा है, पर अपनी है कितनी, 18 है। तो 17 भाग उनके हिसाब से कौन सा था, ये मध्यवर्ती पहाड़ी था। ठीक है, और इसी को 2 भागों में बांट के कुमाऊनी और गढ़वाली कर दिया है। तो ये हो गई अपनी 17वीं और ये हो गई 18वीं। ठीक है, तो ये भाषाएं पूरी क्लियर। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक, ये तो वो आपको याद हो गई 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ। ठीक, अब इसमें हमने देवनागरी को भी कवर किया है। ठीक है, तो देवनागरी का एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई देवनागरी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो वो कहाँ से हुई है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, कहाँ से हुई है, ब्राह्मी लिपि से। फिर अब भाई नामकरण, ये थोड़ा सा ये आता नहीं है पर नॉर्मली बता देते हैं। ठीक है, तो नामकरण कैसे हुआ इसका, तो कुछ लोग बोलते हैं, मतलब सबके अलग अलग मत है कि कुछ लोग बोलते हैं इसको काशी में बोला जाता था, इसका पहला नाम क्या था, नागरी। ठीक है, तो इसको काशी में बोलते थे और काशी देवों की नगरी है तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, देवनागरी। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी जब उत्पत्ति हुई थी, किसकी, देवनागरी की जब उत्पत्ति हुई थी तो इसका उपयोग काय में हुआ, इसने संस्कृत को सुशोभित किया। और संस्कृत क्या है, देवों की भाषा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं जो गुजरात में नागर करके विद्वान रहते थे तो वो लोग इसका प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम देवनागरी हो गया। ठीक, अब देखिए विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। तो मैंने 3 विशेषताएं आती हैं और अगर विशेषताएं आती है तो आप एटलीस्ट 5 तो लिख ही दीजिए। ठीक है, तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि ये अक्षरात्मक होती है। ठीक है, अक्षरात्मक मतलब क्या होता है, स्लेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, जबकि अपन जब उसको देखें अंग्रेजी को देखें तो वो रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, और रोमन लिपि कैसी होती है हमारी, अल्फ़ाबेटिकल होती है, मतलब वर्णात्मक होती है वो। ठीक, तो इसकी पहली विशेषता है कि ये अक्षरात्मक होती है और बाईं से दाएं तरफ लिखती है। ठीक है, ये कैसी है, ध्वन्यात्मक होती है, मतलब इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, मतलब बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है इसमें, क्योंकि हमारी जो देवनागरी है उसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें हर चीज़ के प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी अलग विशेषता है वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी कि ये ध्वन्यात्मक होती है, जिससे जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ठीक, फिर ये जो है देवनागरी, उसमें वर्णों का जो संयोजन है वो बड़े ही व्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। स्वर व्यंजनों की व्यवस्था की गई है बढ़िया तरीके से। ठीक है, हर ध्वनि के लिए हर एक वर्ण का अलग अलग यूज़ होता है। ठीक है, फिर हर ध्वनि हेतु लिपि चिन्ह निश्चित। तो ठीक है, हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह है, हर चीज़ को हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन को इंग्लिश वर्ड भी लिखना है तो इसमें आगत वर्ण लिए गए हैं, जैसे अ हो गया, फ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ जो चिन्ह हैं, लिपि चिन्हों को यूज़ करके हम किसी भी लैंग्वेज को देवनागरी लिपि में लिखकर उसको एज इट इज़ उसके प्रोनाउंसिएशन को वैसा ही पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लेखन उच्चारण में एक रूपता। इसका जैसा लेखन होता है वैसा ही इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ये जो बोला लिखा जाता है उसको व्यवस्थित ढंग से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका लेखन और उच्चारण में एक रूपता होती है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल लिख दो भाई कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है। तो हिंदी तो अपन लिखते ही हैं देवनागरी में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कॉमन रहती है, इसमें लाइन खींची जाती है ऊपर। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि लाइन बिना खींचे लिखना चाहिए कॉपी में, पर वो व्यवस्थित नहीं होता है वो चीज़। जो हिंदी है उसको लिपि जो उसकी वो देवनागरी, और देवनागरी में ऊपर की जो लाइन होती है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हिंदी लिखी जाती है, उसमें संस्कृत लिखी जाती है, मराठी हो गई, विदेशी भाषा में नेपाली हो गई। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम विभाषा और भाषा को और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे भाषा में हमारी राजभाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, राज्य भाषा हो गई। ठीक है, और हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, जिसके अधिनियम है वो इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बता दिया, आप उसको देख लीजिए।